राजकुमारी परम के स्वयंवर की रस्म राठौड़ नगर और गिरदोनवा में जंगल की आग के मानंद की फैल गई। राठौड़ नगर की गमनाक फिजा में यह खबर अचंभे की तरह महसूस की गई। स्वयंवर के हवाले से अक्सर का ख्याल यह था कि नौजवान और अकलौते बेटे की मौत ने राजा राठौड़ को तोड़ कर रख दिया है। वो बेटी के फर्ज से खलासी के साथ एक मजबूत और बहादुर दामाद का हाँ है, जो इसके साथ मिलकर राज्य को दरपेश संगीन खतरात का सामना कर सके। परम हजारों दिलों में बसती थी। इर्द गिर्द कई राजवाड़ों के राजकुमार इसके हसूल की शिद्दत से ख्वाहिशमंद थे। इसके अलावा राज्य के भी लातादाद नौजवान थे। सबके लिए यकसा मौका था कि अपनी जवामर्दी, बहादुरी, हिम्मत और ताकत से परम को हासिल कर ले। वीर कुमार के लिए ये इतला जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी की मानी थी। इसने एक निजी महफिल में बेपनाह खुशी का इजहार किया तो एक दूरअंदेश मसाहिब ने अंदेशे का इजहार किया। कुंवर, ये आपके खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। खुशी के सबब वीर कुमार का चेहरा लाल बबोका हो रहा था। इसे अपने जोरे बाजू पर पूरा यकीन था कि वो बआसानी परम को जीत लेगा। शराब का पैमाना होठों से पहले रुक गया। अचंभे से इसने पूछा, कैसी साजिश? मसाहिब इसके करीब से लगाया। राजा राठौड़ के नज़दीक आप इसके बागी हैं। कई अफराद के खून का जिम्मेदार आपको गर्दाना जाता है। मसाहिब ने वीर कुमार की तबीयत मकदर हो जाने के ख्याल से जानबूझकर इसके वालिदैन के खून का जिक्र नहीं किया। वीर कुमार की आंखें सुकड़ गई। वो मसाहिब की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। मसाहिब का सिलसिला कराम जारी था। यहाँ आप महफूज हसार में हैं। स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आपको लामहला राठौड़ नगर जाना होगा। मेरे मुंह में हाक। इस दौरान आप पर अचानक जानलेवा हमला होने की साजिश नामुमकिन है। बात दिल को लगने वाली थी। दिगर मुसाहिबीन ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। वीर कुमार परम के हसूल के इस मौका को किसी सूरत गंवाना नहीं चाहता था। इसका अयार जहन तेजी से मुतहरिक हो गया। इसने हाथ उड़ाकर सबको आमोश करवाया और फैसला कुन अंदाज में बोला, हमें इस स्वयंवर की रस्म में हर हाल हिस्सा लेना है। मुगल सरकार के नुमाइंदे को मुलाकात का संदेशा दीजिए। अगले दिन दारकोट से एक अलीशी राठौड़ नगर जा पहुंचा। राजा राठौड़ ने फौरन ही इससे मुलाकात के लिए बुला लिया। राठौड़ नगर का दरबार सजा था। कदरे बुलंद जगह पर राजा राठौड़ अपने तख्त पर गौ तकिए के साथ विराजमान था। एलची की आमद की इतला के साथ ही इसने मूंछों को रंग लिया था और पूरी तमकनत के साथ तख्त पर जा बैठा था। इसके करीब ही एक जर्द निगाह कुर्सी पर राजकुमारी परम मुकम्मल फौजी लिबास में कमर से तलवार लटकाए बैठी थी। अमली तौर पर फौज की कमान इसने संभाल ली थी। दिगर फौजी सरदार भी इसके करीब ही बैठे थे। मजीद हुकूमती अहदेदार भी दर्जा बदर्जा अपनी नशिस्तों पर बरानमान थे। एलची ने झुककर राजा राठौड़ को आदाब पेश किया। चौबदार ने बुलंद आवाज में कहा, एलची अपनी आमद का मकसद बयान करो। एलची बोला, दारकोट के किलेदार राय वीर कुमार प्रताप राजकुमारी परम के स्वयंवर में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद है। वीर कुमार का नाम सुनते ही सभी के चेहरों पर गैज़ो गज़ब नजर आने लगा। राजा राठौड़ भी पेचोताब खाने लगा। सिर्फ परम थी जिसके तासुरात काबू में थे। राजा राठौड़ की पाटदार आवाज दरबार में गूंजी। वो गद्दार अपने माता पिता का कातिल दारकोट का किलादार कैसे हो गया? दारकोट हमारा है और हम अनकरीब इस किले को वापस लेकर इस गद्दार को फसील के साथ लटका देंगे। एलजी राजा राठौड़ के सामने झुक गया। दारकोट पर अब मुगल सरकार का कब्जा है और दिल्ली से राय वीर कुमार प्रताप को किलादार बनाने के अहकामात आए हैं और मैं दिल्ली सरकार की तरफ से ही हाजिर हुआ। मुगल इस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थे और अब ये खुलकर सामने भी आ गए थे। राजा राठौड़ का गैज़ो गज़ब धीमा पड़ गया। कई चेहरों पर अब सरासीमगी थी। दिल्ली सरकार हमसे क्या चाहती है? एलची ने अपने लिबास में एक खत निकालकर चौबदार के हवाले किया। चौबदार ने हाथ राजा राठौड़ की खिदमत में पेश कर दिया। एलची ने मजीद कहा, दिल्ली सरकार चाहती है कि आप सरकार के एक किलेदार की स्वयंवर की रस्म में शिरकत करें और इस के दरमियान और बाद में बहिफाजत वापसी की जमानत दें। खत में मजीद तफसीलात दर्ज हैं। राजा ने कहा, वो गद्दार मुकाबले के दौरान मारा गया तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? एलजी ने चापलूसी से कहा, इसके लिए आप पर कोई हाथ नहीं। आपकी जिम्मेदारी मुकाबले से पहले की और बाद की है। राजा ने हुंकार भरते हुए हाथ को खोला। हाथ दिल्ली सरकार के नुमाइंदे मान सिंह की तरफ से था। एलची की बयान की हुई बातों के अलावा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार की अतात कबूल करने के लिए कहा गया था। इस सूरत में कठपुतली हुक्मरान के तौर पर राजा की हुकूमत कायम रखने का इंदिया दिया गया था। मजीद कहा गया कि इनके किलेदार की हिफाजत की तहरीरी जमानत दी जाए। हाथ पढ़कर राजा ने इसे परम की तरफ बढ़ा दिया। परम ने हाथ पढ़कर इत्मीनान से इसके टुकड़े टुकड़े करके एलची की तरफ बढ़ा दिया और बोली, दिल्ली सरकार के बढ़ाए हुए दोस्ती का हाथ का ये जवाब है। मान सिंह को कह देना हमारी तारीख गवाह है कि हम जंगो जदल से कभी पीछे नहीं हटे और ना ही घबराए हैं। हमारे भाई के बुज़दिलाना कत्ल का दाग भी मुगलों के हाथ पर है। यहाँ आने से पहले मुगल हमें अपने रूबरू पाएंगे। परम के जोश भरे अंदाज ने सभी के खून को गरमा दिया था। बैक वक्त एक पुरजोश नारा दरबार की फिजा को थर्रा गया। एलची की टांगे कांपने लगी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा राठौड़ की गर्जदार आवाज उभरी, इस नमक हराम और गद्दार को हम स्वयंवर के मुकाबले से पहले और बाद में जान के मान देते हैं। इसकी हिफाजत का जिम्मा हम लेते हैं। ये एक राजपूत की जुबान है। अगर मान सिंह राजपूत है तो तहरीरी जमानत नहीं मांगेगा। एलची उल्टे कदमों वापस लौट गया। मान सिंह तक राजा राठौड़ के अल्फाज पहुंचे तो वजूद में से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ।
उस रात उसे नींद तक नहीं आई। अलबत्ता इसने अपने राजपूत होने का सबूत दे दिया था। जैसल दौड़ता दौड़ता सोना सिंह के पास आया। नीचे सरसब्ज ढलवान पर सैकड़ों जानवर घास चर रहे थे और सोना सिंह एक चट्टान पर लेटा हुआ था। बाघ और कई पालतू कुत्ते जानवरों की निगरानी कर रहे थे। सोना सिंह को यह मंजर बेहद पसंद था, इसलिए वो दिन के औकात में कभी कभार इस तरफ चलाता था। जैसल के चेहरे पर हैजान था और सांसों की रवानी बेहद तेज थी। चट्टान के करीब रुककर जैसल ने लरजती आवाज में कहा, ओए सोने, जल्दी से नीचे आ। सोना सिंह छलांग मारकर चट्टान से उतरा। तलवार इसके हाथ में थी। इसे लगा कबीले पर शायद कोई फिर नागहानी आफत आ गई है। क्या हुआ, हैरियत तो है? इसने बेकरार होकर पूछा। साथ ही से महसूस हुआ कि जैसल के चेहरे पर खौफ या घबराहट की बजाय बेपनाह खुशी थी। जैसल बेख्तियार से लिपट गया। ओए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसने सोना सिंह को बाहों में बेंचा। तेरे बाप ने ताऊ की छोकरी के लिए रजामंदी दे दी है, सोना सिंह ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। जैसल हलक फाड़ कर हंसा। इस हंसी ने बाघ को भी इसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वो शायद से मीठे लहजे में बोला, इससे भी बड़ी खुशखबरी है। राठौड़ नगर से तेरे लिए शाही एलची आया है। ये अल्फाज नहीं, एक जोरदार झंझूड़ा था जिसने सोना सिंह के वजूद पर छाई पुरमजदगी एक लहजे में इसके कदमों में ढेर कर दी थी। वजूद जैसे बेपनाह तवानाई से भर गया। सीने में शादियाने से बज उठे। दुनिया की सिर्फ एक ही हस्ती थी जो जानती थी कि वो कहाँ पर है। वो बस्ती की तरफ दौड़े तो बाघ होंकू के मानिंद इन्हें देखने लगा। इसके सवालों के जवाब में जैसल ने सिर्फ इतना कहा कि सब हैरियत है। सरदार के झोंपड़े के बाद शाही एलची के लिए नशिस्त का एहतमाम किया गया था। सरदार समेत बस्ती के सभी बड़े एलची के कदमों में जा रहे थे। सोना सिंह एलची के हैसियत से आने वाले इस दरबारी को खूब पहचानता था। एलची बड़े पुरतपाक अंदाज से सोना सिंह के गले मिला और उसे टटोल टटोल कर देखने लगा। इसके चेहरे पर मोहब्बत और शफकत का दरिया उमड़ा। किसी बेहद अपने के गले लगकर बेहतियार सोना सिंह की आंखें भर आई। ना जाने क्यों एलची की रंगीन पगड़ी से इसे परम की खुशबू आई। इस खुशबू ने बताया कि वह दूर रहकर भी बहुत नजदीक है। सोना सिंह को एक तरफ ले जाकर एलची ने भराई हुई आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे राजिए को किसी की नजर लग गई है। दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। क्यों, क्या हुआ? एलची ने दुख भरी दास्तान जो थी वह सोना सिंह के गोश गुजार कर दी। तैश के सबब सोना सिंह की मुठ्ठियां बीच गई और आंखों में आग से जलने लगी। एलची ने अपने साथ आने वाले हाजम से चमड़े का एक थैला मंगवाया और उस थैले में सोना सिंह की फौजी वर्दी निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई। मेरे साथ वापस चल सोने, राजियों को तेरी जरूरत है। सोना सिंह बड़ी मोहब्बत से वर्दी पर उंगलियां फेरने लगा और बेख्याली में ये भूल बैठा कि एलची को यहाँ का पता वो निशान बताने वाला कौन था। इसने खोए खोए अंदाज में कहा, मैं नहीं जा सकता, किसी ने मुझे वापस आने से मना किया है। बूढ़े एलची के सूखे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अगले बुलाया भी तो इसी ने है जिसने मना किया है। साथ ही इसने लिबास के अंदरूनी जेब से एक सुर्ख रंग का रुमाल निकाला जिस पर सुनहरे हरूफ में कुछ लिखा था। सोना सिंह का दिल धड़क उठा। यह तो शाही मकतूब था। एलची ने शरीर नजरों से सोना सिंह को देखते हुए मकतूब उसकी तरफ बढ़ाया। राजा रतन सिंह राठौड़ ने राजकुमारी परम के स्वयंवर का न्योता दिया है तुम्हें। क्या तुम अब भी मेरे साथ आने से इनकार करोगे? इसका अंदाज बड़ा ही मानीखेज था। आसमान का कोई टुकड़ा सोना सिंह के सर पर गिर पड़ता तो भी इसे इतनी हैरत ना होती जितनी एलची के अल्फाज से हुई थी। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद लम्हे वो सुन बैठा रहा, फिर इसने मकतूब को झपट लिया। मकतूब पढ़ते हुए एलची के इन अल्फाज ने इसके खून को पिघले हुए लावे में तब्दील कर दिया। एलची ने कहा था, वीर कुमार मुगलों की छतरी के नीचे बैठकर स्वयंवर में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी है और इसे ये इजाजत दे दी गई है। अगले दिन जैसल के पूरे कबीले ने सोना सिंह को भीगी आंखों के साथ अलविदा कहा। सोना सिंह की वापसी राठौड़ नगर के आम अफराद के लिए किसी बड़ी खुशी से कम नहीं थी। राजकुमारी परम ने जीवन साथी के तौर पर एक आम सिपाही को चुनने की ख्वाहिश की थी, जिसके सबब आम लोग भी दीवानावार परम को चाहने लगे थे। एक राजकुमारी और आम सिपाही के संजूक में हजारों लोग अपनी तमाम खुशियों का अक्स देख रहे थे। सोना सिंह ने झुककर अपनी मिट्टी को चूमा। रफ्ता रफ्ता लोग और सिपाह सोना सिंह के गिर्द इकट्ठे होने लगे। देखते ही देखते इसे कंधों पर उठा लिया गया। सोना सिंह राजिए से गया तो मुंह छुपा कर था, वापिस आया तो लोगों के कंधों पर सवार होकर। शाही मातूब आज शाही मेहमान था। सोना सिंह के खानदान वालों को भी इसके आने की इतला मिल गई। वो लोग इससे मिलकर निहाल हो गए। सोना सिंह को जुलूस की शक्ल में किले के शाही मेहमान खाने की तरफ लाया गया। जोरोके में खड़ी परम की हास कनीजों ने नारों की आवाज़ें सुनकर बाहर जाकर तो उसे लोगों के कंधे पर सवार सोना सिंह नजर आ गया। वो दीवानावार दौड़ी और परम के पास जाकर दम लिया। परम को बाजू से थामते हुए इसने खुशोही से कहा, आइए देखें तो सही कौन आया है। परम के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। मुंह चढ़ी कनीज से इसने बाजू छुड़ाया। कौन आया है? मुझे तो जाने। कनीज मजीद शौक हुई। परम ने आंखें मोद ली। हवाओं में किसी के आने की दस्तक थी। इसने पुरसुकून आवाज में कहा, जानती हूँ, वो आ गया। कनीज ने दोबारा इसका बाजू थामा। दीदारे यार का इनाम तो मेरा हुआ, आइए देखिए तो सही आपकी जुदाई में कितना सा मुंह निकाल कर लौटा है। नहीं, परम ने दोबारा बाजू छुड़ाया। वीर कुमार का कटा हुआ सर देखने से पहले हर खुशी मैंने खुद पर हराम कर ली है। इसके लहजे में आहनी इरादों की खटक थी। दूसरी तरफ सोना सिंह की बेताबी निगाहें महराबी बालकोनियों और जरोकों पर भटक रही थी। कई खुशनुमा चेहरे थे मगर जिसकी तलाश थी वो कहीं नजर न आया।
वीर कुमार को सोना सिंह की आमद की इतला मिली तो वो हैरान रह गया, मगर जब मुखबरू की जुबानी मालूम हुआ कि इसे बाकायदा न्योता देकर बुलाया गया है तो सारी कहानी उसे समझ में आ गई। इसके चेहरे पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। कटार के दस्ते पर हाथ रख के वो बड़बड़ाया, देख लूंगा तुझे भी और तेरे यार को भी। राठौड़ नगर में राजकुमारी परम के स्वयंवर का जश्न रात को शानदार चिरागों और आतिशबाजी से शुरू हो गया। इस जश्न के पस मंजर में जो खून की प्यास थी इससे बहुत कम लोग वाकिफ थे। सोना सिंह ने शाही मेहमान खाने में मुश्किल एक रात इस उम्मीद पर गुजारी कि परम जरूर इससे मिलने के लिए आएगी, मगर वो नहीं आई। दोनों के दिल एक लय पर धड़कते थे। सोना सिंह परम की दिली कैफियत खूब समझता था। अब तो मिलन के दिन आने वाले थे। वो मिलने की तड़प को और बढ़ा रही थी। हालात ने इसे जज्बात पर काबू पाना सिखा दिया था। पहले से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद स्वयंवर से पहले सोना सिंह से मिलकर अपनी और राजा राठौड़ की सुबकी नहीं कराना चाहती थी। दिल के इस फैसले को सोना सिंह ने खुशी के साथ कबूल किया और फौजी छावनी में अपने दस्ते के साथ मुंतकिल हो गया। अपने दस्ते के साथ वो सारी फौज में बेहद मकबूल था। इसे दरम्यान में पाकर राठौड़ नगर की मुस्तर सी फौज का हौसला बेहद बुलंद हो गया। सेनापति ने बतौर खास इसे मुलाकात के लिए बुलाया। वो इस मौके पर जंगी सरदार भी थे। गुफ्तगू का गर्म मौजू दारकोट का किला ही था, जो माँ और बाप को डस लेने वाले संपोलिये वीर कुमार की गद्दारी के सबब अब मुगलों के कब्जों में था। राजा राठौड़ के वफादारों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा चुका था। इसके बावजूद वफादारों की काफी तादाद थी जो अपनी जानों के खौफ से दुबक कर बैठी थी। खास तौर पर दारकोट के किला में जो फौज थी इसकी अक्सरियत आज भी राजा राठौड़ के नाम का दम भरती थी, मगर चंद फौजी सरदार जो ओहदे और दौलत के लालच में वीर कुमार के साथ थे, इन्हीं के सबब ये वफादार फौजी जो ज्यादातर निचले दर्जे के सिपाही थे कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये सारी सूरत हाल जानते हुए अचानक ही एक ख्याल ने सोना सिंह को पुरजोश कर दिया। एक मनसूबा इसके जहन में परवान चढ़ने लगा, मगर इसके हवाले से फिलहाल इसने जुबान बांधी रखी। गुफ्तगू के दौरान सोना सिंह को मालूम हुआ कि राजकुमारी परम ने छापामार कार्रवाइयां शुरू करने के अहकामात दिए हैं। छापामार दस्ते कार्रवाई के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके थे। ये जानने के लिए सोना सिंह इज़्तिराब का शिकार हो गया। छापामार कार्रवाइयां जहन में तश्कील पाने वाले मंसूबे के किसी तौर पर हक में नहीं थी और दुश्मन को मुकम्मल बेखबर रखना चाहता था। ऐसी कार्रवाइयां लाजमी दुश्मन की चौकसी बढ़ा देती थी। इसने फौरन ही सेनापति से दरखास्त की कि फिलहाल ऐसी कार्रवाइयां शुरू न की जाए। अहकामात परम के थे, सेनापति के इख्तियार में इन कार्रवाइयों को रोकना नहीं था, मगर वो बखूबी जानता था कि सोना सिंह की बात की राजकुमारी परम के नजदीक क्या इज्जत व मंजिलत है। इसी सबब परम तक फौरन ही सोना सिंह की इस्तदा पहुंचा दी गई, जिसे फौरन ही मंजूर भी कर लिया गया। रात के सेनापति समेत चंद खास फौजी सरदारों के रूबरू सोना सिंह ने अपना मंसूबा पेश कर दिया। अगले दिन राजा राठौड़ ने अपनी मन्नत के मुताबिक एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में दरगाह देवी के मंदिर जाकर और सोना सिंह अपने मुंतखब करदा 20 नौजवान सिपाहियों के साथ सांगड़ी नदी के तुंद पानियों में उतर गया। सांगड़ी नदी इस दूर अफ्तादा हिस्से की तरफ इंसानी मौजूदगी के असरात कम ही पाई जाती। स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए दर्जनों आम नौजवान और दर्जन भर आसपास के राजौड़ों के राजकुमार अपने नाम दर्ज करवा चुके थे। पहले वीर कुमार का नाम सामने आया था। अभी तक किसी खाड़े की मिट्टी ने इसकी पुष्ट को नहीं छुआ था। इसकी तलवार, कटार और बाजुओं की ताकत से एक जमाना हाइफ था। आधे से ज्यादा नौजवान और राजकुमार स्वयंवर से दस्तबरदार हो गए थे। सोना सिंह की गति गैर मुतवक्को वापसी बेहद पुरजोश थी। इसकी तलवार की काट, फुर्ती, हार ना मानने का जज्बा और बेमिसल निशाना महलूक खुदा को उसका दीवाना बना दिया था। सोना सिंह को ही वीर कुमार का हकीकी मद्दे मुकाबिल करार दिया जाता रहा। सिर्फ अखाड़ा ही एक ऐसा मैदान था जिसमें वीर कुमार इससे आगे था। स्वयंवर में हिस्सा लेने के बाकी मानदार नौजवान न सिर्फ सोना सिंह के हक में दस्तबरदार हो गए, बल्कि इनमें से कई तो सोना सिंह के साथ खड़े हो गए। सोना सिंह ने शाम ढलने से पहले इन नौजवानों के साथ अखाड़े में कसरत शुरू कर दी। इस मौका पर अपने फन के उस्ताद कहलाए जाने वाले दो बूढ़े पहलवानों ने भी सोना सिंह को दाव-पेच सिखाने के लिए मौजूद होते रहते थे। दूसरी तरफ वीर कुमार ने भी खुद को कसरत की भट्टी में झोंक दिया था। स्वयंवर के मुकाबले इन दोनों के साथ 4 मुख्तलिफ राजौड़ों के राजकुमार ही रह गए थे। वो चारों भी किसी से कम नहीं थे। इनका डंका भी 400 बजता था। स्वयंवर के बाकायदा मुकाबले शुरू होने में चंद ही दिन रह गए थे। सोना सिंह के दिन के कई घंटे अपने 20 साथियों के साथ सांगड़ी में गुजरते थे। सोना सिंह जानता था स्वयंवर से ज्यादा सख्त मरहले की तैयारी सांगड़ी में हो रही है। इस मरहले के दौरान मौत से लिपट कर महज जिंदगी की उंगली थाम कर आगे बढ़ना था। मौत इन्हें अपने साथ साथ ले जाने वाली थी या महज उंगली थामने वाली जिंदगी ने मौत के मुंह में निकाल लाने वाली थी, ये कोई नहीं जानता था। सांगड़ी के बाद थोड़ी देर के आराम के बाद तीरंदाजी, तलवार और कटार की जनकार गूंजती। इसके बाद अखाड़े की मशक सोना सिंह थक कर निढाल हो जाता। अखाड़े की मशक के दरमियान असातिज़ा की जहां दीदा और तजर्बाकार निगाहें इस लम्हे को बांध जाती और मौका पर 2 मुंतखब लड़के बेहक वक्त सोना सिंह के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिए जाते। 5वें दिन ये देखकर असातिज़ा ने इत्मीनान महसूस किया कि थकन की इंतहा पर भी सोना सिंह शिकस्त देने में कामयाब हो गया था। वो डटकर 2 लड़कों के मुकाबले पर खड़ा था। इस दौरान सोना सिंह की खुराक का भी ख्याल रखा जाने लगा। सोना सिंह तेजी के साथ एक नए और ज्यादा मजबूत ढांचे में डलता गया। इस दौरान ये खबर खौफ आमेज दिलचस्पी के साथ सुनी गई कि वीर कुमार मुकाबले की तैयारी इंसानों के बजाय अपने पालतू शेर और बैलों के साथ जोर आजमाइश कर रहा है। इस दौरान वो मामूली जख्मी भी हुआ था। यह खबर सोना सिंह के कानों तक पहुंची, मगर इसे परवाह नहीं थी। इसका रुआ रुआ वीर कुमार के मद्दे मुकाबले आने का इंतजार कर रहा था।